Today we'll discuss lecture 18. प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा मिक्स जनरेशन को हमने देखा था। वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी है कि हमने फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज इस तरीके से करना है कि अगेन हमने स्टीम की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स आएंगे वो वाटर के ऊपर कंस्ट्रेंट आ रहे हैं कि क्या हमारे पास उस टाइम टेबल में, जिस टाइम टेबल में हमने शेड्यूलिंग करनी है, हमारे पास इनफ वाटर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट आ रहा था और ये इस वजह से था क्योंकि स्टीम की जो ऑपरेटिंग या रनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इसलिए जो है हमारे पास अगर वाटर ज़्यादा अवेलेबल या हाइड्रो से ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है तो हम पहले उसको कंज्यूम करेंगे और बाद में फिर हम स्टीम को यूटिलाइज करेंगे। सो उसी के बेस पे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल 3A, सॉरी 7A, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक का। यहाँ पे आपके पास हाइड्रो प्लांट एंड स्टीम प्लांट आर टू सप्लाई अ कांस्टेंट लोड ऑफ 90 मेगावाट फॉर 1 वीक। 1 वीक के लिए 90 मेगावाट कॉन्टीन्यूसली जो है आप सप्लाई करना है, दोनों हाइड्रो और स्टीम दोनों में मिलके। तो टोटल आपके पास जो आवर्स में बनता है ये 168 आवर्स बन जाता है। यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके पास अवेलेबल है, हाइड्रो प्लांट आपके पास एक क्यू जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन एक्टर फीट पर आवर में, ये आपके पास है Q इक्वल्स टू 300 प्लस 15 pH जो है आपके पास हाइड्रो पावर है। और जो हाइड्रो पावर है उसकी आपके पास लिमिट अवेलेबल है फ्रॉम 0 to 100 मेगावाट तक, मैक्सिमम 100 मेगावाट आपको यहाँ से मिल सकता है। स्टीम प्लांट में आपके पास है उसकी हीट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है विच इज़ 53.25 प्लस 11.27 प्लस आपके पास है ये प्लस 0.0213 PS², और इसकी भी आपके पास मिनिमम मैक्सिमम लिमिट जो है अवेलेबल है। सो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे तो एनर्जी के ऊपर लिमिटेशन लगा लें कि हाइड्रो प्लांट जो है वो लिमिटेड है टू 1000 मेगावाट आवर ऑफ एनर्जी, तो फिर आप सॉल्व करिए 40S स्टैटिक आपके पास जो है स्टीम का टाइम है, कितने टाइम इंटरवल के लिए स्टीम पावर प्लांट जो है वो आपको एनर्जी देगा। सो द रन टाइम ऑफ आपने क्या करना है, रन टाइम ऑफ स्टीम यूनिट को कैलकुलेट करना है। अब लोड आपका जो है, जो आपने कॉन्टीन्यूसली उसको रन करना है, दैट इज 90 मेगावाट, और टोटल आवर्स आपके पास बनते हैं 168। सो टोटल आपके पास बनता है ये 90 मल्टीप्लाई बाई 168 जो कि आपके पास बन रहा है 120 मेगावाट आवर, रिक्वायरिंग 5120 मेगावाट आवर टू बी ऑपरेटेड बाय स्टीम प्लांट। ठीक है ना, क्योंकि देखिए टोटल आपके पास कितना आपके पास बन रहा है 15120 मेगावाट आवर्स, इसमें से 1000 मेगावाट आवर जो है वो हाइड्रो प्लांट सप्लाई के, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक लिमिट लगा ली है कि ये 10,000 मेगावाट आवर तक जो है ये प्रोवाइड करेगा, बाकी आपका स्टीम प्रोवाइड करेगा। सो रिक्वायरिंग 2150 मेगावाट आवर टू बी जनरेटेड बाय द स्टीम प्लांट। तो ये बाकी जो है इसको हम स्टीम प्लांट से जनरेट करेंगे। अब आपके पास स्टीम प्लांट की एफिशिएंसी की कितनी मेगावाट पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, उसका हमारे पास सिंपल सा रिलेशन है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, विच वॉज √A/C। तो यहाँ पे √A/C आप कैलकुलेट करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में A आपके पास इक्वल है 53.25 और C आपके पास इक्वल है 0.0213। तो आप इसका अंडर ले तो ये आपके पास बनता है 50 मेगावाट। इसका मतलब ये है कि जब अगर आप स्टीम प्लांट को 50 मेगावाट पे रन करेंगे तो ये उसकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, ये उसके लिए ऑप्टिमल पॉइंट बन गया। तो देयरफॉर द स्टीम प्लांट विल नीड टू रन फॉर, अब वो कितने आवर्स के लिए आपने स्टीम प्लांट को रन करना है। टोटल आपके पास जो है स्टीम जो आपको इंटरवल में देगा वो 5120 है, आप उसको डिवाइडेड बाई 50 कर ले तो ये बनता है 102.4 आवर्स। इतने आवर्स के लिए स्टीम जो है वो एनर्जी देगा, और कितना वो देगा 50 मेगावाट इसमें देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास रिजल्टिंग शेड्यूल है उसके लिए आपने क्या करना होगा, स्टीम प्लांट को आपने रन करना होगा एक 50 मेगावाट, बाकी जो है रह जाएगा 40 मेगावाट, वो हाइड्रो प्लांट से आप लेंगे। ठीक है, तो टोटल लाइन ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपके पास 168 आवर्स है, इसमें से पहले 102.4 आवर्स में जो है
स्टीम प्लांट 50 मेगावाट आपको देगा और बाकी रिमेनिंग जो 40 मेगावाट है वो हाइड्रल देगा। ठीक है, सो 102.4 आवर्स में आपके पास स्टीम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वाला जो टाइम बन जाता है तो उसमें हाइड्रो प्लांट जो है वो पूरा का पूरा 90 मेगावाट जो है वो हाइड्रो प्लांट ही प्रोवाइड करेगा। सो इस तरीके से आपने जो है इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर इसको आप आइदर वे अराउंड भी कर सकते हैं कि पार्ट 2 है कि इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग द एनर्जी लिमिट ऑन द स्टीम प्लांट, के बजाय इसके कि हम स्टीम प्लांट के ऊपर एनर्जी लिमिट लगाए, लेट द लिमिट बी ऑन दी वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर पे लिमिट लगा लेते हैं कि दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 100 हाइड्रो प्लांट रिजर्वायर फॉर 1 वीक। सो उसके लिए अगर हम इसको करें तो हम कहते हैं कि सपोज द मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इज 50,000 एक्र फीट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, और ये हमने कहाँ से कल एज्यूम करके निकाले है कि जो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू की गिवन थी उसमें अगर आप pH 90 पुट करें, क्योंकि मैक्सिमम आपको 100 दे सकता है, आप ये जिसको 90 पुट करें तो वहाँ पे ये मोर देन ये वाली फिगर बनती है। तो उसमें से आपने कहा है कि ठीक है, हम ये इसको लिमिट कर लेते हैं कि इतनी एक्र फीट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये हाइड्रो प्लांट यूज़ करेगा। ठीक है, बाकी जो रह जाएगा वो स्टीम प्रोवाइड करेगा। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हो। सही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टू सॉल्व दिस वी मस्ट अकाउंट फॉर द प्लांट्स क्यू वर्सेस पी कैरेक्टरिस्टिक। A different flow will take place when the hydro plant is operated at 40 megawatt than when it is operated at 90 megawatt in this case। अब दोनों सिचुएशन डिफरेंट हो गई। ठीक है, कि पहले स्टीम के साथ जो स्टीम तो सिर्फ 50 मेगावाट इसकी एफिशिएंसी अच्छी है तो 50 देगा, बाकी जो है वो 40 मेगावाट आपका हाइड्रो देगा। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम टेबल ऐसा आएगा जिसमें जो है आपके पास जो है हाइड्रो जो है वो कंप्लीट 90 मेगावाट आपको प्रोवाइड करे। सो इसलिए ऐसे थोड़ा सा इसको इस तरह से किया गया है कि अगर आप Q1 को ले तो 300 प्लस 15 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई बाई TS आपके पास टाइम है फॉर स्टीम टू बी रन। ठीक है, ये रन टाइम है आपके पास कि कितने टाइम टेबल के आपका स्टीम टर्बाइन जो है वो रन करेगा। तो उसमें जब स्टीम टर्बाइन रन करेगा तो उस वक्त आपका जो हाइड्रो टर्बाइन है ये 40 मेगावाट प्रोवाइड करेगी, तो एक Q1 आ जाएगा। सेकेंड टेबल आपके पास क्या हो जाएगा, Q2 जो है वो पूरा का पूरा 90 आपको प्रोवाइड करेगा। तो अब वो कितने टाइम के लिए 90 प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी 168 माइनस TS एक्र फीट। ठीक है, इतने टाइम के लिए वो प्रोवाइड करेगा। सो टोटल आपके पास Q1 प्लस Q2 जो है वो 250,000 एक्र फीट बन जाता है। तो आप जब इन इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 3 इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा TS की वैल्यू आपके पास आएगी 36.27 आवर। ठीक है, कि इसमें जो है स्टीम टर्बाइन आपको पावर प्रोवाइड करेगा और बाकी जो आपके पास टाइम रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने तो वॉल्यूम के ऊपर लगा लिया है, तो ये इस वॉल्यूम के ऊपर जब लिमिट लगा दी है तो बाकी जो टाइम ट्रेवल के लिए आपने पावर जो है वो हाइड्रो से लेनी है। तो डिपेंडिंग ऑन आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि बेस्ड ऑन एनर्जी आप इसको कैलकुलेशन करें तो आपके पास ऊपर वाली कैलकुलेशन आएगी पार्ट 1 में। लेकिन अगर आपको कहा जाएगा कि नहीं आप इसको जो है वॉल्यूम के लिहाज से इसको कैलकुलेशन करें तो फिर आपके पास सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। ओके, शॉर्ट टर्म हाइड्रो थर्मल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपके पास शॉर्ट टर्म हाइड्रो थर्मल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है और लॉन्ग टर्म भी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के देखते हैं क्योंकि इसके अपने मेथड्स हैं और एनालिसिस के, और लॉन्ग टर्म के अपने हैं। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बेसिक आपके पास प्रॉब्लम एनालिसिस है वो ये है कि शॉर्ट टर्म हाइड्रोथर्मल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम रिक्वायर दैट अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर बी यूज इन सच अ वे टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रनिंग दी थर्मल यूनिट्स। ठीक है, कि जितना आपको वाटर अवेलेबल है आपने उसकी किसे यूटिलाइज करना है कि आपके पास कॉस्ट जो है वो थर्मल यूनिट्स की, क्योंकि उसकी रनिंग कॉस्ट आपके पास ज़्यादा है, आपने उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है ना। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि जनरली अगर हम इसको थोड़ा सा इस जनरल एनालिसिस को पुट करें तो यहाँ पे इसको बताया भी गया है कि वी एज्यूम दैट हाइड्रोपन इज नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई all the load demand during the period and there is a maximum total volume of water that may be discharged throughout the
पीरियड ऑफ टी मैक्स आवर्स, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है, हाइड्रो पावर की लिमिटेड एनर्जी है जो कि आपके लोड को मीट नहीं कर सकता, तो फिर आपने इसके साथ पैरेलल में जो है स्टीम को आपने रन करना है टू सो दैट योर लोड डिमांड इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जनरल यहाँ पे फिगर बताई गई है कि आपके पास ये हेड शो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेड भी है कि जे इंटरवल को शो कर रहा है, आई आर आपका इनफ्लो ड्यूरिंग जे कि जिस टाइम इंटरवल में आप शेड्यूलिंग करनी है इसकी बात कर रहे हैं। वी जे आपका वॉल्यूम है एट एंड ऑफ वी जे, ठीक है। इस तरह क्यू जे जो है आपका डिस्चार्ज है, एस जे आपका स्पिरिट डिस्चार्ज है ड्यूरिंग जे। ये थोड़ा से पैरामीटर्स है, बाकी ये इसका इक्विवेलेंट स्टीम यूनिट है कि कुछ आप हाइड्रो से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ आपके पास स्टीम से हो रहा है, सो ये मिक्स जनरेशन आपके पास हो रही है और दोनों मिलके जो है लोड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो आप इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम करें कि spillages SJ are zero, the only other hydraulic constraint we will impose initially is that the total volume of water discharge must be exactly as defined, ठीक है। क्या हम ज़ाहिर सी बात है कंस्ट्रेंट्स तो बहुत ज़्यादा बीच में आते हैं, लेकिन काफ़ी को इग्नोर कर सिर्फ जो वाटर डिस्चार्ज है या वॉल्यूम है हम उसको सिर्फ ले रहे हैं। सो जब आप उसको मैथमेटिकली उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। मिनिमाइज एफ ऑफ टी को अपने मैंने समीशन जे को टू 1 टू जितना टाइम आवर्स के लिए आपका डबल होगा एन जे एफ जे। सब्जेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, आपके वाटर डिस्चार्ज के ऊपर आ रहा है, ठीक है, कि क्या उस टाइम टेबल में यू हैव इनफ वाटर डिस्चार्ज, ठीक है, जो कि इसको फुलफिल कर सके। तो ये आपके पास इसके ऊपर डिस्चार्ज के ऊपर लिमिट आ गई। और दूसरा आपके पास क्या है, ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन है, पी लॉड माइनस पी एच माइनस पी एस इट शुड बी जीरो, वेयर एन जे आपको शो करता है कि लेंथ ऑफ जेथ इंटरवल, ठीक है ना, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखे 160 और 8 ओवर बन गया, लेंथ ऑफ इंटरवल बन गया। सो ये एक्चुअली आपके पास क्या है, टी मैक्स है, ये टाइम को शो कर रहा है जैसे 168 था, यहाँ पे इसको समीशन की फॉर्म में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया। एंड द लोड्स आर कांस्टेंट इन ईच इंटरवल, ठीक है, लोड को हम कांस्टेंट लेंगे यहाँ इंटरवल में। अदर कंस्ट्रेंट शुड बी इम्पोज सच दैट इनिशियल अगर वॉल्यूम स्टार्टिंग वॉल्यूम वी एस आपका, तो इसको आप जे को 0 वी एस है, और अगर आपके पास एंडिंग वॉल्यूम जो है उस टाइम पे आपका जे को जे मैक्स बच जाएगा, तो ये भी ई की इक्वल है। उसके अलावा जो आपका क्यू आपका जो है वॉल्यूम के ऊपर है कि क्यू मिनिमम और क्यू मैक्सिमम के दरमियान वो होगा, और ये आपका फिक्स डिस्चार्ज है फॉर पर्टिकुलर आवर्स के, आप उसको किस तरह से करेंगे। सो एज्यूम कांस्टेंट हेड ऑपरेशन, क्योंकि हमने पहले भी जब कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी तो उसमें हमने कहा था कि आपके पास जो है एक हेड भी हो सकता है, मल्टीपल हेड्स भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल हेड की नॉर्मली शेड्यूलिंग मुश्किल हो जाती है, तो उसको हम नहीं करते। तो इसे यहाँ पे हमने एक फिक्स या कांस्टेंट हेड को हमने लिया है, सिंगल हेड को हमने लिया, उसके ऊपर हम उसको कर रहे हैं। एंड एज्यूम क्यू वर्सेस पी कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ अवेलेबल शोन इन फिगर, आगे फिगर में इसको शो किया गया है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है क्यू आपका जो है ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है। सो दैट विल बी फंक्शन ऑफ पीएच। इसको ये पहले भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देख चुके हैं कि क्यू आपका जो है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सो इट इज़ एकड़ फीट प्लस आवर, और ये आपके पास मेगावाट आपके पास है, लेकिन दिस फॉर कांस्टेंट हेड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हम पहले भी लेक्चर नंबर 2 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारे पास प्रॉब्लम बनेगा अगेन लैग्रेंज हम बनाएंगे इसका। लैग्रेंज में हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा और कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। अब दो कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, एक तो बैलेंस इक्वेशन के ऊपर कंस्ट्रेंट आ जाएगा इक्वलिटी कंस्ट्रेंट, इसको हमने लैम्डा से, नॉर्मली हम बैलेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक और कंस्ट्रेंट म्यू को सॉरी ये गैमा है, ठीक है। तो ये जो सेकंड आपके पास जो लिमिट आ रही है वाटर की, तो उसको हमने जो है गैमा के साथ कर दिया है। सो ये आपकी लैग्रेंज इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर हम फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक इंटरवल के लिए हमने शेड्यूलिंग करनी है, जैसे जे को के के लिए, तो फिर मेरे पास क्या होगा, सिंपल बाकी चीज़ें वही है कि आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। अब पार्शियल डेरिवेटिव पहले जो है
इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक पी एस स्टीम की आउटपुट बन जाएगी, तो वो आपने लिए इक्वल टू 0, वहाँ से आपके पास ये इसकी कोल आया एम के डी एफ एस के बाई डी पी एस के इक्वल टू लैम्डा के। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले भी इक्वल टू आपके पास इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट है वो इक्वल टू लैम्डा आता था। इसी तरह से आप इसको पी एच के अगेंस्ट करेंगे, सो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से हमें ये देगा ये गैमा एन के डी क्यू बाई डी पी के इक्वल टू लैम्डा के। सो बाकी चीज़ें वही है, जस्ट थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है नेक्स्ट जनरेशन में वो कंस्ट्रेंट का आ रहा है और थोड़ा सा उसके ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। ठीक है ना, कि आपने किस तरह से इसको करना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल 7a में भी इसको देखा है। ठीक है, कि इतना टाइम इंटरवल है, तो और इतने टाइम इंटरवल के लिए जो है वाटर से आपने सिर्फ उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता लोड, तो आपने क्या करना होता है, साथ में स्टीम टरबाइन को भी आप यूज़ करते हुए इसको मिक्स जनरेशन से आपने अपने लोड डिमांड को मीट करना है। बाकी लैग्रेंज इक्वेशन उसी तरह से है, उसकी ऑप्टिमैलिटी कंडीशन उसी तरह से है। सो दिस इज एंड ऑफ योर लेक्चर नंबर 18। थैंक यू सो मच।